टाइम अप। टाइम अप सर, टाइम अप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। नाउ आज के इस वीडियो में जीएस के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव को कंटिन्यू करते हुए हम डे 23 के वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे, वी होप आपने उनके आंसर्स लिख लिए होंगे। अब हम उन आंसर के अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे। जो भी इनसे पहले की वीडियोस थी उनको ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया जा चुका है, आप उन्हें वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डेली क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं उनके मॉडल आंसर के पीडीएफ्स आपको ओनली इसके ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। आप उन्हें वहां जाकर के हिंदी या फिर इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम आज का जो मेन टॉपिक है उस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, द टॉपिक ऑफ टुडे सेज ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल शब्दों में जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी फंक्शनिंग को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते हुए आज के क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। तो जो आज का क्वेश्चन है, इट सेज द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड दैट ओवरक्राउडिंग ऑफ ट्राइब्यूनल्स हैज लेड टू ट्राइब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस। एनालाइज इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू ट्राइब्यूनल रूल 2020 इन एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ ट्राइब्यूनल्स। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझो तो वो क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है ओवर द टाइम कि जो ट्राइब्यूनल्स है उनके अंदर लगातार ओवरक्राउडिंग हो रही है। मतलब कि ट्राइब्यूनल्स के अंदर जितने भी केसेस जा रहे हैं उनका नंबर्स लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। तो और इसके कारण क्या हो रहा है? जस्टिस का कहीं ना कहीं ट्राइब्यूनलाइजेशन हो रहा है। तो क्या होता है ये, इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। देखो, इसके साथ ही एनालाइज करने को बोला गया है कि जो नए ट्राइब्यूनल रूल्स अभी 2020 के अंदर लाए गए हैं, क्या वो ट्राइब्यूनल्स के इश्यू को कंप्लीट कर सकते हैं, क्या उसको सॉल्व कर सकते हैं? इसी चीज को हमें प्रॉपर्ली यहाँ पर डिस्कस करने को बोला गया है। Now first things first, let's try to understand इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को कैसे आपको स्टार्ट करना है। तो देखो, एक चीज तो आप समझ गए कि ये जो क्वेश्चन है समवॉट ट्राइब्यूनल्स के आसपास में रिवॉल्व कर रहा है। तो सबसे पहले हमको बताना है कि ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं। तो देखिए, ट्राइब्यूनल्स को समझने से पहले हम हल्के से पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि एग्जैक्टली ट्राइब्यूनल्स को क्यों फॉर्म किया गया था, क्यों इसको आफ्टर ऑल बनाया गया था। तो देखो, ट्राइब्यूनल्स को समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंडियन जुडिशरी। जो भारतीय जुडिशरी है उसमें सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। उसके नीचे डिफरेंट स्टेट के अपने अपने हाई कोर्ट्स होते हैं, उसके नीचे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा जुडिशरी है वो काम करता है। अब ये जो हमारी जुडिशरी है, दिस इज होलसम रिस्पॉन्सिबल कि किसी भी तरीके के ग्रीवांसेस अगर किसी भी लोग के होते हैं, मतलब सिटीजन के किसी भी तरीके के ग्रीवांसेस अगर होते हैं, सो दे कैन अप्रोच दिस 3 टियर ऑफ जो हमारे कोर्ट सिस्टम है, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, उनको अप्रोच कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोर्ट्स के सामने फरियाद रख सकते हैं। कोर्ट्स ऑब्वियसली ट्राई टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। बट द पॉइंट इज, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि नंबर ऑफ कोर्ट्स आर वेरी वेरी लेस। ठीक है, उसके कारण द पेंडेंसी ऑफ केसेस इंडिया के अंदर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। सिंपल शब्दों में समझे कि भारत के अंदर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, उसके कारण केसेस इतने ज्यादा हैं, उसके कारण नंबर ऑफ कोर्ट्स कम होने के कारण एक ही कोर्ट के अंदर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ केसेस जो हैं काफी ज्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं। मतलब जिन ग्रीवांसेस को सॉल्व करने के लिए सिटीजन्स कोर्ट के भरोसे बैठे रहते हैं, उन ग्रीवांसेस का नंबर जो है उनका काफी लेट आता है। पॉइंट बीइंग, उनको जल्दी से जल्दी जस्टिस नहीं मिल पाता है। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1976 में देयर वाज अ 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, उसके तहत देयर वाज अ न्यू बॉडी फॉर्म्ड कॉल्ड एज ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स नाम की एक न्यू बॉडी फॉर्म की गई। ट्राइब्यूनल्स को जब फॉर्म किया गया तो उसके तहत आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B, इन दोनों आर्टिकल्स को भारतीय संविधान के अंदर इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो और जैसे ही ये दोनों को इंक्लूड किया गया, उसके तहत ट्राइब्यूनल्स नाम की एक न्यू बॉडी को फॉर्म किया जाता है। अब देखो, ट्राइब्यूनल्स को बनाने का मेन एम क्या था? ट्राइब्यूनल्स को बनाने का मेन एम ये था कि जो मेजॉरिटी ऑफ द, देखो जितने सारे केसेस जो अभी यहां पर आ रहे हैं, राइट, देखो उन केसेस को अगर हम किसी तरीके से इन कोर्ट से डाइवर्ट कर सके और इन केसेस को एक न्यू बॉडी के पास भेज सके, उन न्यू बॉडी को हम बोलेंगे ट्राइब्यूनल्स। और जो केसेस, देखो इससे क्या होगा, जो केसेस की जो ओवरक्राउडिंग यहां पर कोर्ट्स के अंदर आ रही है, वो केसेस, उनमें से कुछ केसेस जो है वो ट्राइब्यूनल्स के पास चले जाएंगे। उसके कारण इनका जो पेंडेंसी है, इनका जो बर्डन है, वो भी काफी कम हो जाएगा और ट्राइब्यूनल्स इनमें से कुछ बर्डन को शेयर कर लेंगे। मतलब कि स्पेशली कुछ चीजें जहां पर स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, जैसे कि एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी केस अगर हो, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई भी अगर केस हो, फैमिली एंड मैरिज से रिलेटेड कोई भी केस हो, मतलब ऐसी चीजें जहां पे थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है, उन सारे के सारे केसेस को ट्राइब्यूनल्स के पास ऑन कर दिया गया। ठीक है, तो इस तहत 1976 के तहत एक न्यू बॉडी बनाई जाती है ट्राइब्यूनल्स। उसके तहत मेन एम ये होता है कि जो कोर्ट के पास जो लगातार बर्डन इंक्रीज हो रहा है, लगातार उनकी पेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, उन पेंडेंसी को हम डिक्रीज कर सकें, उन बर्डन को हम डिक्रीज कर सकें और इसके तहत जितने भी केसेस हैं उसको हम जल्दी से जल्दी डिस्पोज कर सकें। राइट, इस तरीके से
बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि यहां तक कि ट्राइब्यूनल्स के अंदर भी जो अब नंबर ऑफ केसेस थे ना वो काफी ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। अब ट्राइब्यूनल्स के अंदर भी काइंड ऑफ ओवर क्राउडिंग हो रही है। ओवर क्राउडिंग जो है वो ट्राइब्यूनल्स के अंदर भी हो रही है। उसके कारण जो नंबर ऑफ केसेस और जो पेंडेंसी का जो टाइम पीरियड था, जो कि कंपैरेटिवली ट्राइब्यूनल्स के अंदर कम होना चाहिए था, वो अब काफी ज्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। इसके कारण ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, सो टेक्निकली जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्राइब्यूनल्स को बनाया गया था, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम फिर से वापस आ गया है। और इसके कारण देखो, इसके कारण क्या हो रहा है, जस्टिस डिलीवरी के ऊपर जो जस्टिस डिलीवरी है, जस्टिस डिलीवरी की जो क्वालिटी है, इस क्वालिटी के ऊपर अब कॉम्प्रोमाइज होना स्टार्ट हो गया है। कॉम्प्रोमाइज होना स्टार्ट हो गया। केसेस को जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए क्या हो रहा है, ट्राइब्यूनल्स जल्दी जल्दी एक पर्टिकुलर केस को फिनिश कर देते हैं। उसके कारण कहते हैं कि जो जस्टिस भी हो रहा है ना, ये जस्टिस जो हो रहा है वो काइंड ऑफ ट्राइब्यूनलाइजेशन हो रहा है, मतलब कि ट्राइब्यूनल के हिसाब से जस्टिस हो रहा है, मतलब जस्टिस सही नहीं हो पा रहा है। देयर इज नो गारंटी कि अगर हम इसी पर्टिकुलर चीज को वापस कोर्ट के अंदर लेकर जाए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जाए, तो क्या सेम फिर से क्या सेम रूल आएगा, क्या फिर से सेम ऑर्डर आएगा, जरूरी नहीं है। राइट, तो जल्दी जल्दी केसेस को फिनिश करने के चक्कर में जस्टिस की जो क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा कंपैरेटिवली डाउन हो रही है। इसे कहते हैं ट्राइब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस। आई होप आप ये चीज समझ गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि ट्राइब्यूनल्स के अंदर भी नंबर ऑफ केसेस काफी इंक्रीज हो रहे हैं, वहां पर भी ओवर क्राउडिंग हो रही है, उसके कारण जो जस्टिस की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो रही है। तो इसी तहत में हमें बताना था कि 2020 में जो नया ट्राइब्यूनल रूल्स या फिर जो नया ट्राइब्यूनल का लॉ लाया गया है वो कितना इफेक्टिव साबित होगा, इसी चीज को अब हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, आई होप आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझ गए, जिसके अंदर हमने सबसे पहले ट्राइब्यूनल्स को प्रॉपर्ली डिफाइन किया, हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट को लेकर आए, हमने आर्टिकल्स बताए, हमने बताया कि जस्टिस का ट्राइब्यूनलाइजेशन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा चीज, कैसे क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इन सब चीजों को। ठीक है, अब देखिए, अब हम आते हैं बॉडी पार्ट के अंदर। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो देखिए, मल्टीपल पार्ट्स में सबसे पहले आपको याद होगा क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या था कि ट्राइब्यूनल्स का ओवर क्राउडिंग हो रहा है। राइट, ट्राइब्यूनल्स का ओवर क्राउडिंग हो रहा है। तो ट्राइब्यूनल्स के ओवर क्राउडिंग के कारण नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो रहे हैं, मतलब क्या क्या चीजें गलत हो रही हैं, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो देखो, एक जो ट्राइब्यूनल्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्राइब्यूनल्स किस टाइप की बॉडी है। पहली चीज तो ट्राइब्यूनल पूरी तरीके से जुडिशियल बॉडी नहीं है। ट्राइब्यूनल इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी जुडिशियल बॉडी बिकॉज फुल्ली जुडिशियल बॉडी कौन से होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब फुल्ली जुडिशियल बॉडी होती है। इनके अलावा जितने भी ऐसे बॉडीज है जो कि जुडिशियल काम कर रही हैं, उनको क्वासी जुडिशियल बॉडी कहा जाता है। सो क्वासी जुडिशियल बॉडी है पहली चीज तो। बट इसके ऊपर कंट्रोल किसका है, कंट्रोल जो है इसके ऊपर दैट इज विद द एग्जीक्यूटिव। कैसे, बिकॉज ये जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं, क्या ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर आ रहे हैं, नहीं। बिकॉज देखो, अगर ट्राइब्यूनल्स को आपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर डाल दिया तो उसका तो मतलब ही नहीं रह गया ना, बिकॉज यही तो हमारा एम था कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी पेंडेंसी है, जितने भी उनके ऊपर बर्डन है, उसको कम करने के लिए ट्राइब्यूनल्स को बनाया गया था। सो अगर मैं ट्राइब्यूनल्स को वापस इनके ही अंदर डाल दूंगा तो काइंड ऑफ इनका बर्डन तो कम ही नहीं होगा। राइट, सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम। इसलिए बोला गया है कि ट्राइब्यूनल्स का बर्डन अगर आपको कम करना है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का बर्डन कम करना है, तो ट्राइब्यूनल्स को किसी और बॉडी के अंदर डालो। तो क्या किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर सबको डाल दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर इन सारे की सारी बॉडीज को डाल दिया गया। अब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो अगर आप ध्यान से सोचो तो क्या हम ये देख सकते हैं कि जुडिशरी यहां पे एग्जीक्यूटिव के अंदर काम कर रहा है। बट जैसा हम जानते हैं अलग अलग अपने आर्टिकल्स के थ्रू, आर्टिकल 143 क्या बोलता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है दोनों के बीच में एक सेपरेशन होना चाहिए, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कभी भी सुपरिंटेंडेंट शो नहीं करेंगे। बट यहाँ तो वो चीज फॉलो नहीं हो रही है, उल्टा यहाँ पर जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी के अंदर यहाँ पर जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव के अंदर काम कर रहा है। राइट, इसके कारण यहाँ पे पहली चीज तो प्रॉब्लम हो रही है। सेकंड चीज, अगर आप देखो ट्राइब्यूनल्स के अंदर एक्सपर्ट्स बैठते हैं। राइट, एक्सपर्ट्स बैठते हैं, बट कभी कभी क्या होता है ना कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको उस लेवल की एक्सपर्टीज नहीं चाहिए होती है। मतलब कि अगर एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कभी कभी आप ये चाहोगे कि एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स को ना बैठाओ, बिकॉज एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, उस चीज के डिटेल में जाना स्टार्ट कर देंगे। और डिटेल में जाने के कारण क्या होता है, जितने भी जस्टिस का जो कंसेप्ट है वो काफी ज्यादा डिले होने लगता है। बिकॉज अगर किसी चीज को आपको डिटेल में चेक करना है तो ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा, और जितना ज्यादा टाइम लगता है उसके कारण वो जो पर्टिकुलर चीज है वो और ज्यादा से ज्यादा डिले होने लगता है। इसलिए ये माना जाता है कि इतने सारे एक्सपर्ट्स का होना भी सही नहीं है, बिकॉज कभी कभी केसेस को सॉल्व करने के लिए सम लेवल ऑफ डिटैचमेंट चाहिए होता है। मतलब कि उस केस के जो मेन आइडियाज हैं उनके बारे में आपको जितना कम पता हो उतने अच्छे तरीके से आप उस पर्टिकुलर केस को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड चीज देखिए, थर्ड चीज ये है देखो कि जब ट्राइब्यूनल्स को फॉर्म किया गया था तो बेसिकली हाई कोर्ट के ऑल्टरनेटिव की तरफ फॉर्म किया गया था। ठीक है, हाई कोर्ट के ऑल्टरनेटिव की तरफ फॉर्म तो किया गया, बट क्या वो फंक्शन कर रहे हैं हाई कोर्ट के ऑल्टरनेटिव की तरफ? देखो ध्यान से सोचो, ट्राइब्यूनल्स को इसलिए फॉर्म किया गया था ताकि हाई कोर्ट का बर्डन काइंड ऑफ डिक्रीज हो जाए। बट अगर आप देखोगे तो लॉ कमीशन का जो 124th रिपोर्ट आया था लॉ कमीशन का, जो कि 1998 के अंदर आया था, वो ये बोलता है कि मान लो जैसे एक ट्राइब्यूनल के पास कोई पर्सन गया
और जस्ट सपोज कि यहाँ पर कोई जो भी मतलब फैसला आया, बट जो भी पार्टी जिसके अगेंस्ट में फैसला आएगा वो क्या करता है, आगे जाकर अपील कर देता है। वो जाकर अपील कर देता है और ज्यादा अच्छे चांसेस ये होते हैं कि वो जाकर अपील कर देता है हाईकोर्ट के अंदर। सो जिस चीज को, जिस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए हमने हाईकोर्ट से अलग किया था ट्राइब्यूनल को, वो पर्टिकुलर बर्डन तो डिक्रीज ही नहीं हुआ, बिकॉज काइंड ऑफ ट्राइब्यूनल्स के बाद लोग जाकर अपील कर देते हैं हाईकोर्ट के अंदर, राइट। देखो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे ट्राइब्यूनल्स के बाद हाईकोर्ट में अपील करना अलाउड नहीं है, तो जो अपीलेट बॉडी है, जो अपीलेट बॉडी बनाई गई है, वहां पर जाकर अपील कर देते हैं। द पॉइंट इज, एक केस को सॉल्व करने के लिए ट्राइब्यूनल्स को बनाया गया था, बट यहां पर मल्टीपल अपील्स के कारण, अब वो अपील हाई कोर्ट में हो, अब वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो, तो क्या हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट में हो या फिर किसी अपीलेट बॉडी में हो, बट उसके कारण क्या होता है, ये जो भी पेंडेंसी है वो लगातार बढ़ती ही जाती है। तो काइंड ऑफ जो ओवर क्राउडिंग है हमारे जुडिशियल सिस्टम का, वो तो सॉल्व हो ही नहीं रहा है, बिकॉज वो तो पहले भी ओवर क्राउडेड था, अभी भी ओवर क्राउडेड है, राइट। क्या आप समझ पा रहे हैं इसको, किस तरीके से हम इसको डील करने की कोशिश कर रहे हैं? ऑलराइट। सिमिलरली अगर आप फोर्थ प्रॉब्लम देखिए, तो देखो एक प्रॉब्लम और समझिए। अभी के टाइम में देखा गया है कि ट्राइब्यूनल्स बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट हो रहे हैं, इनएफिशिएंट। अगर आप इनएफिशिएंसी की बात करेंगे तो इतने ज्यादा नंबर ऑफ केसेस आ गए हैं, प्लस इतने ज्यादा डिलेज हो रहे हैं, इतने ज्यादा बर्डन्स हो रहे हैं कि जो ट्राइब्यूनल जिस काम के लिए बनाया गया था, जल्दी जल्दी केसेस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, वो काम भी नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज अगर वो जल्दी जल्दी केसेस को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होनी स्टार्ट हो जाती है, उसके कारण उनका ड्रॉबैक आ जाता है। तो क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए दे स्टार्ट टेकिंग टाइम, और जैसे जैसे टाइम लेते हैं वैसे वैसे इनके ऊपर बर्डन और ज्यादा इंक्रीज होने लगता है। तो इसके कारण जो इनकी एफिशिएंसी थी वो भी काफी रिड्यूस हो जाती है, इनकी इनएफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल्स का काइंड ऑफ आइडिया दिया था, वो प्रॉब्लम्स पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो पाई है, ठीक है। तो देखो, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, गवर्नमेंट को बुलाया, गवर्नमेंट को बोला कि आप एक ऐसा कोई लॉ बनाओ, कोई ऐसा कुछ रूल्स फ्रेम करो जिसके थ्रू ट्राइब्यूनल्स को प्रॉपर्ली रेगुलेट कर सके। तो इस चीज के तहत गवर्नमेंट ने क्या किया, ट्राइब्यूनल रूल 2020 फॉर्म किया, ठीक है। ट्राइब्यूनल्स का रूल 2020 फॉर्म किया। अब इस पर्टिकुलर रूल का मेन एम क्या था कि जो भी मेंबर्स इसके अंदर बैठेगा ट्राइब्यूनल्स के अंदर, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसकी एक्सपीरियंस क्या होगी, क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस होंगी, इन सब चीजों को डिसाइड करना था। साथ ही साथ ये भी चीज डिसाइड किया गया कि ट्राइब्यूनल्स किस टाइप के केसेस ले सकते हैं, कौन से केसेस नहीं लेंगे, एंड ऑल बेसिकली एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की गई, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर रूल को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। क्रिटिसाइज इसलिए किया जाता है बिकॉज बोला जाता है कि आपने सिर्फ जो अपर लेयर की जो चीजें थी ना, मतलब ट्राइब्यूनल्स की ऊपर वाली चीजें जो थी, आपने सिर्फ उसको चेंज किया है। जो इनर लेवल की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ट्राइब्यूनल्स के अंदर, वो सब अभी भी सॉल्व नहीं हुई है, वो सब अभी भी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अभी भी वहां पर परसिस्टिंग है, मतलब ट्राइब्यूनल्स अभी भी उन सब चीजों को फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अब हम यहां पर डील करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो ट्राइब्यूनल रूल 2020 जो लाया गया था, उसके अंदर इश्यूज क्या थे, ठीक है। हम उसके इश्यूज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी इशू क्या है, सबसे प्रॉब्लम क्या है कि जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि जुडिशरी इज अंडर कंट्रोल ऑफ एग्जेक्टिव, ठीक है, जो चीज नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 143 हमारा यही बोलता है कि जुडिशरी और एग्जेक्टिव जो है दोनों के बीच में सेपरेशन होना चाहिए। लेकिन ट्राइब्यूनल रूल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि सारे के सारे ट्रिब्यूनल्स को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर लाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इज एक्जेक्टिव बॉडी, सो जुडिशरी यहां पर काइंड ऑफ एग्जेक्टिव के अंदर काम कर रहा है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई। सो अगर आप ध्यान से देखिए तो जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसका प्रॉब्लम यहाँ पर इमर्ज हो गया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो काइंड ऑफ यहाँ पर इमर्ज होनी स्टार्ट हो गई, राइट। इंडिपेंडेंस को खतरा आ गया, ट्रांसपेरेंसी को काइंड ऑफ खतरा आ गया। और आप जानते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो एक टाइप की बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आपको याद होगा कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू NJAC एक बॉडी बनाने की कोशिश की थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। बट इस NJAC को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से इनवैलिडेट डिक्लेयर कर दिया था, ये बोलकर कि ये हमारे जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को खतरे में काइंड ऑफ डाल सकता है। बट अगर आप ध्यान से सोचो तो ट्रिब्यूनल रूल 2020 भी तो काइंड ऑफ वही कर रहा है कि एग्जेक्टिव के अंदर जुडिशरी को लेकर आ रहा है। सो ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थी उसको खतरे में डाल रहा है, राइट। पहली चीज तो। सेकेंड चीज, जैसा हमने देखा कि देखो जो भी इस ट्रिब्यूनल रूल के तहत जो भी मतलब ऐसे पर्सन होते हैं, एक कमेटी बनाई जाती है। देखो सबसे पहले तो कमेटी बनाई जाती है और ये कमेटी जो है डिसाइड करती है कि कौन से ट्रिब्यूनल को कौन हेड करेगा। मतलब ट्राइब्यूनल्स बनाने के लिए, ट्राइब्यूनल्स को हेड करने के लिए कौन कौन मेंबर होगा, ये कमेटी डिसाइड करती है। बट इस कमेटी में एक भी जुडिशियल मेंबर नहीं है, राइट। एक भी जुडिशियल मेंबर ना होने के कारण काइंड ऑफ ये ऐसा लग रहा है कि ये जो जुडिशरी है, जुडिशरी के अगेंस्ट में डिसीजंस हो सकते हैं। वंस अगेन जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो खतरे में आ रही है। वंस अगेन जो एग्जेक्टिव है वो वहां पर ओवर कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा है, राइट। ये चीज आई होप आप समझ पा रहे हैं। थर्ड, ट्रिब्यूनल रूल के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि देखो
बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको जब सॉल्व करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ऐसा देखा गया है कि ट्रिब्यूनल्स के अंदर कोई भी ऐसे प्रोविजंस नहीं है कि वो लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो भी मतलब प्रीवियस जजमेंट्स हैं उनको प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं, उनको काइंड ऑफ वो मतलब यूज कर सकते हैं अपने जजमेंट के लिए। यहां तक कि इस पर्टिकुलर रूल के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो कि ट्रिब्यूनल का हेड बनने वाला है उसके जरूरी नहीं है कि उसके पास कोई जुडिशियल बैकग्राउंड ही प्रेजेंट हो, जरूरी नहीं है कि वो लॉ का मेंबर रहा हो प्रीवियसली, राइट। सो आई होप आप समझ सकते हैं जुडिशरी यहां पर अगर इस तरीके से चलता रहा तो जुडिशरी यहां पर डाइल्यूट हो जाएगी, उसके कारण प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और फोर्थ चीज जो है, देयर इज अ सेइंग कॉल्ड एज ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। इन न्यू बॉटल इसका मतलब क्या है कि न्यू बॉडी तो बना दी बट प्रॉब्लम्स वही हैं जो पुरानी थी। अभी भी एग्जेक्टिव का डोमिनेंस है, अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि पहले प्रॉब्लम्स थी, ओवर क्राउडिंग अभी भी सॉल्व नहीं हुई है, जो मेन इश्यूज थे ट्रिब्यूनल्स के आसपास में वो अभी भी सॉल्व नहीं हुए हैं। सो एग्जैक्टली मेन रैशनल क्या हुआ ट्रिब्यूनल्स को फॉर्म करने का ये समझ नहीं आया, राइट। ट्रिब्यूनल्स को फॉर्म करने का मेन रैशनल ये था कि जो पेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास, जो भी बर्डन है, ओवर बर्डन है उनके पास, वो उन बर्डन को हम काइंड ऑफ फिनिश कर सके और उस बर्डन के बदले में हम एक न्यू ऐसा स्ट्रक्चर बना सके, एक ऐसी बॉडी बना सके जो उस बर्डन को सोक अप कर सके। बट यहां पर हम देख रहे हैं कि ट्रिब्यूनल्स अपने आप में ही काइंड ऑफ ओवर क्राउडेड हो गए हैं, वो अपने आप में ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। सो आफ्टर ऑल ट्रिब्यूनल रूल का यहां पर एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ क्या, ये तो हम समझ गए ट्रिब्यूनल रूल्स में इश्यूज क्या क्या थे। अब देखो हम साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं कि इस ट्रिब्यूनल रूल के कारण बेनिफिट्स क्या क्या हुए हैं, राइट, क्या क्या चीजें अच्छी हुई हैं इस चीज में। तो देखो अच्छों में भी आप कुछ चीजों को कर सकते हैं कि सबसे पहले चीज तो अभी तक हम जहां लगातार ये चीज देख रहे थे कि नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए थे, नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल जो थे काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए थे, वो चीज अब कंपैरेटिवली डिक्रीज हुई है बिकॉज इस रूल ने क्या किया है, बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स को आपस में मर्ज कर दिया है, बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स को अबॉलिश कर दिया है जो काम के नहीं थे, जो कि खत्म हो चुके थे उनको अबॉलिश कर दिया है। तो इसके कारण भी काफी इंपॉर्टेंट हुए हैं बिकॉज इससे क्या हुआ है कि ट्रिब्यूनल्स का जो नंबर था जो लगातार इंक्रीज होता जा रहा था उसको काइंड ऑफ चेक मिला है, उसको प्रॉपर्ली रिड्यूस किया गया है ताकि जो नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल्स है वो काइंड ऑफ एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर रहे, राइट। सेकंड चीज ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे एपेलेट बॉडीज जहां पर लगातार ही नंबर ऑफ केसेस जा रहे थे, जैसे मान लो पहले ट्रिब्यूनल के पास अगर कोई केस की सुनवाई हुई उसके बाद ये चीज कहा जाती थी एपेलेट बॉडी के पास में, तो ये एपेलेट बॉडी वाला कंसेप्ट जो था बहुत सारे एपेलेट बॉडी को वहां पर रिड्यूस कर दिया गया है और सारी की सारी जो पावर है वो एग्जिस्टिंग जुडिशियल बॉडीज उनके अंदर ही डाल दी गई है। मतलब अभी अगर आपको सिंपली अपने केस की अपील करनी है तो वापस आप किसी ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं, सिंपल आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, बट आप बार बार किसी एपेलेट बॉडी के पास नहीं जा सकते हैं बिकॉज इससे टाइम, एनर्जी, इंस्टीट्यूशन का जो एनर्जी है वो सब कुछ काइंड ऑफ वेस्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड चीज बेनिफिट ये हुआ है कि ट्रिब्यूनल्स को एक यूनिफॉर्म नेचर के अंदर लाने के लिए ये रूल काफी इंपॉर्टेंट हो गया है बिकॉज इससे क्या हुआ है कि जो भी ट्रिब्यूनल्स के मेंबर्स हैं एटलीस्ट वो फास्ट अपॉइंट होंगे, सबके साथ जल्दी आएंगे, इससे क्या होगा फंक्शनिंग थोड़ी बढ़ेगी और हो सकता है कि लॉन्गर टाइम में जो हमारे केसेस का जो इतना सारा बैकलॉग्स है, जो भी हमारे केसेस का डिले है वो सब धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाए, राइट। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि ट्रिब्यूनल्स जो हैं, ट्रिब्यूनल्स के अलग अलग वेरियस फायदे क्या हैं, ट्रिब्यूनल्स के अलग अलग नुकसान क्या हैं। जिस तरीके से आप ट्रिब्यूनल्स के फायदे बताएंगे उस तरीके से आपको ट्रिब्यूनल्स के नुकसान को बताना है, राइट। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को लिखना था। हमें ये ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करता है, जस्टिस के ट्रिब्यूनलाइजेशन के बारे में बात करता है कि आफ्टर ऑल किस तरीके से जस्टिस की जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो गई है। सो आप बता सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लेवल तक आपको जाने की कोशिश करनी है, राइट। जिस लेवल पे जाकर के, जिस माइन्यूटनेस के साथ, जिस डिटेलिंग के साथ एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने जजमेंट्स को देते हैं, उसी पर्टिकुलर लेवल पे जाकर के जो डिफरेंट ट्राइब्यूनल्स हैं उनको अपने जजमेंट्स को देना होगा ताकि वो एक्चुअली देखो, अगर वो उस लेवल की जजमेंट देंगे तो क्या होगा, लोगों का भरोसा उन पे बना रहेगा। सो अगर ट्रिब्यूनल को जजमेंट देगा भी ना तो उसके बाद किसी को हाईकोर्ट जाने की जरूरत लगेगी नहीं। बट अगर ट्रिब्यूनल्स की वैल्यू कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, उनके डिसीजंस उतने अच्छे नहीं होंगे, तो लोग चाहेंगे कि ऐसा करते हैं, इसके बाद हम हाईकोर्ट चलते हैं, इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, राइट। तो इसी कारण जो मेन हमारा प्रॉब्लम था बर्डन को सॉल्व करने का, वो प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं होगा, राइट। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच करना था। सिमिलरली देखिए, आप अपने आंसर को एंड करते टाइम क्या कर सकते हैं, आप अपने आंसर को एंड करते टाइम देखो ये बता सकते हैं कि भारतीय जुडिशियल सिस्टम में, ठीक है, इस जो ट्राइब्यूनल का सिस्टम है,
ट्रिब्यूनल्स ने काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि आफ्टर ऑल किस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ऑल्दो 100% अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी हुई है तब भी काफी हद तक जो पेंडेंसी का केसेस है वो कंपैरेटिवली डिक्रीज हुआ है। सो हम इस चीज को हमें डेफिनेटली एक्नॉलेज करना चाहिए कि पेंडेंसी को रिड्यूस करने में जो ट्रिब्यूनल्स है उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बट हम एक चीज जो कर सकते हैं वो ये है कि जो उसकी इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, उसको हम मेंटेन करने के लिए एक न्यू बॉडी बना सकते हैं। इसको जो हमने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर डाल दिया है उसके कारण एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल जुडिशरी के ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस चीज को रोकने के लिए हम कोई ऐसी बॉडी बना सकते हैं जो कि जुडिशरी के अंदर ही हो, जैसे कि हम एनटीसी बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन। ठीक है, ये बना सकते हैं। एनटीसी का जो आइडिया है वो एल चंद्र कुमार केस के अंदर भी आया था। एल चंद्र कुमार केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने खुद दिया था। साथ ही साथ अपने 272nd रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने भी इसके बारे में बात की थी कि हमें एनटीसी नाम की एक बॉडी बनानी चाहिए, जिसके तहत क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर बॉडी के तहत हम एक ऐसी बॉडी बनाएंगे जिसको जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए जुडिशरी को ही यूज किया जाएगा, मतलब एग्जीक्यूटिव के अंदर जुडिशरी कंट्रोल में नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को एंड कर सकते हैं। इस तरीके से आपका आंसर जो है एक बेहतरीन आंसर की तरह एंड होगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलने की पूरी संभावना होगी। आई होप आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझ आ गया। आई होप ये डिस्कशन आपके लिए कुछ बेनिफिशियल रहा हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड सम थिंग्स और द अदर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।